नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो लखनऊ में शिक्षा मित्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में सेवा अवधि 60 वर्ष निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। इसी क्रम में शासन ने प्रदेश के कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि शिक्षा मित्रों की स्थिति, कार्यक्षमता और आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा मित्र संगठन लगातार ये मांग कर रहा है कि उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें रोजगार में स्थिरता मिल सके और अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लाभ शिक्षा व्यवस्था को मिलता रहे। सरकारी स्तर पर इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो हजारों शिक्षा मित्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सेवा अवधि में विस्तार हो सकता है। वहीं सीतापुर के माहौली कोतवाली क्षेत्र के पेढ़िया गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह गन्ना छिलने गए एक वृद्ध का शव खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। तो मृतक की पहचान 65 वर्षीय ज्ञान सागर के रूप में हुई है। उनका शव गन्ने के खेत के अंदर पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि उनके पिता की कुछ गांव के ही लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। उन्होंने बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले भी उनके पिता पर हमला किया गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। परिजनों के अनुसार 20 मई की सुबह ज्ञान सागर साइकिल से खेत में गन्ना छिलने गए थे, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटे। देर रात खोजबीन के दौरान उनका शव खेत में पड़ा मिला। मौके पर शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए और पास में टूटी हुई साइकिल भी बरामद हुई। घटना की सूचना पर 112 पुलिस, स्थानीय थाना माहौली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पापा हमें सुबह गन्ना छोड़ने गए थे। वहाँ पर घर जब ना लौटे तो हमें देखने गया। वहाँ पर बहुत ढूंढे इधर उधर, कहीं ना मिले। तो वहाँ पे जब वहाँ पर साइकिल दिखी टूटी हुई, तब मैंने उसकी जांच की। इधर उधर घूमे, बहुत ढूंढा, तब वहाँ पे मेरे पापा मरे हुए पड़े हुए थे और साइकिल टूटी हुई थी। अच्छा, और मुँह से ब्लड निकल रहा था और काफ़ी चोट, शरीर पे काफ़ी चोट भी लगी हुई थी। और हमारे पापा की हत्या की गई है। पापा हमें वहीं हरदोई के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरा बहादुर में किसान रणवीर सिंह गुड्डू की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन और राजस्व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष और सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आशीष कुमार सिंह ने किया। की ग्राम सभा है पूरा बहादुर, सदर विधानसभा है और बहुत क्रांतिकारी योगी जी के करीबी बड़बोले आबकारी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में किसान है रणवीर सिंह, उन्होंने एक लेखपाल है रमेश कुमार यादव, जिनके एक भाई समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष भी हैं, सुना जाता है ऐसा। उनसे उनकी प्रताड़ना से आहत होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी अभी 9 तारीख को, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती थी उस दिन। और आज तक उनके परिवार से प्रशासन ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। राजस्व निरीक्षक से FIR ली गई ताकि सारा मामला रफे दफे हो सके, प्रशासन अपने स्तर निपट सके। इसी लेखपाल पर इनके भाई पर 3 मई को संगीन धाराओं में, बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अभी तक विभाग ने ना इनको निलंबित किया, ना ही 2 FIR होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। और आपसी समझौता बन जाए प्रशासन का तो राजस्व निरीक्षक से FIR करा दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड नोट है। सरकार कह रही है कि हम उसकी फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। हमें बताइए कि कितने सुसाइड नोट तक आज तक फॉरेंसिक जांच हुई है। रणवीर सिंह के हत्यारे रमेश कुमार यादव लेखपाल को जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा, इसको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसान की दृष्टि से देखना चाहिए। तमाम लोग इसको जातिगत दृष्टिकोण देखते हैं, लेकिन देश में सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, एक अमीर और एक। वहीं ललितपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला अचानक अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। घटना स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के सामने हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात RPF के एक जवान ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत महिला की ओर
दौड़ लगाई और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। अगर समय रहते ये कार्रवाई ना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ जवान की बहादुरी और सूझबूझ साफ दिखाई दे रही है। यात्रियों ने भी जवान की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वहीं सीतापुर जिले के विकासखंड खैराबाद में गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और बीडीओ के साथ उनका विवाद हो गया। आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे दिव्यांगजनों ने आरोप लगाया कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की तरफ से उनसे 10,000 रुपये लिए गए और बाद में अतिरिक्त धनराशि की मांग भी की जा रही थी। दिव्यांगजनों का कहना है कि जब 2 महिलाओं ने इस संबंध में बीडीओ नीरज दुबे से शिकायत करने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना और कथित रूप से नाराज होकर अपने कक्ष में चले गए। इससे मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा और ITI चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को संभालने की कोशिश की। काफी देर तक बातचीत के बावजूद समाधान न निकलने पर नाराज दिव्यांगजन न्याय की मांग करते हुए पैदल ही जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो गए। भीषण गर्मी के बीच चल रहे इस पैदल मार्च के दौरान दिव्यांगजन वैदेही वाटिका तक पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारी SDM सदर जनार्दन लेखपाल और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। SDM ने उनकी समस्याएं ध्यान से सुनी और 15 दिन के अंदर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। क्या नाम आपका है? रेहाना। किस गांव से आई हैं? सलीम गाँव के नाम है पकड़िया गाँव। पकड़िया। हाँ। क्या है मामला पूरा? पूरा मामला है 10,000 रुपया हमने दिए हैं उनके दामाद के हाथ में। किस लिए दिए पैसे? मांगे थे, उसने कहा था मतलब आवास में दिए जाते हैं कहा था। अच्छा। हाँ। क्या अभी दोबारा फिर मांग की जा रही है? हाँ कह रहे थोड़े बहुत और हो सके तो दे दियो। क्या नाम है प्रधान का? शकील। शकील। दामाद का नाम है इमरान। पकड़िया। वहीं वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने असला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उनकी तस्करी करने की फिराक में था। वो हथियार लेकर खरीदार का इंतजार कर रहा था, तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वो हथियार किन लोगों को सप्लाई करने वाला था और इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। रामनगर पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंतर्गत PAC तिराहे पे नाका लगाया गया था। उस नाके के समय हमें मुखबिर खास से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति असला तस्कर जो बुलेट के माध्यम से PAC तिराहे से गुजरेगा। ये सूचना प्राप्त होती ही हमने वहाँ पर सघन चेकिंग शुरू कर दी और चेकिंग पे एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम नितेश पांडे है, उनको पकड़ा गया। जब इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से 2 अदद अवैध असले, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नितेश पांडे कहाँ का रहने वाला है? ये टेंगरा मोड़ रामनगर का रहने वाला है। इसकी सघन पूछताछ की जा रही है। इस पहलू पे इसके साथ पूछताछ भी की जाएगी। जो बुलेट सर आपके पास बरामद हुई है, क्या वो उसका बुलेट है या वो चोरी का, या इसके भी RTO के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा और किसकी बुलेट है क्या है इसकी भी चेकिंग की जाएगी। इसके सक्रिय अंतर्गत वहीं अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के फौदापुर गांव में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से चंदौसी दौरे पर जाते समय उनके गांव आगमन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। गांव पहुंचने के बाद विनय रतन सिंह ने सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत फौदापुरिया के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनका सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां की। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में संगठनात्मक एकजुटता और उत्साह देखने को मिला। मैं कार्यकर्ताओं से अपने मिलने आया हूँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये तो पता नहीं है, भाई ये है कि बहुजन आंदोलन के लिए इधर उधर घूमता रहना ही मेरा काम है। अम्बेडकरवादियों को तैयार करना, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लड़ाई लड़ना, ये काम है। इस बार आने का विशेष प्रयोजन ये है कि 4 तारीख से, आने वाली जो 4 तारीख से
हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। जिले जिले जाके हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। यात्रा का पहला चरण जो है वो बिजनौर से शुरू होकर बिजनौर, मेरठ और शामली 3 मंडलों के 3 जिलों से होता हुआ जाएगा। अभी एक कॉकरोच युवाओं के लिए कहा गया है, इस पे क्या कहना है आप? बड़ा वायरल वो हो रहा है। देखिए, भारत देश में जो है ना, भारत देश में जी ना तो शिक्षा का मोल है ना ही क्वालिटी का मोल है। अभी आपने देखा नेट की परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो यहाँ का मामला सीधा ये है कि अंधेर नगरी चौपट आ जाए, टकेसेर भाई टकेसेर खा जाए। यहाँ का राजा बहुत बड़ा करप्ट है और उसके करप्शन की वजह से नीचे तक करप्शन बड़े पैमाने पर फैल रहा है। रोजगारों को जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको ऐसे शब्दों से नवाजना, मुझे लगता है कि ये मानवता को संसार कर देने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए अगर इस देश के बेरोजगार जो हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बड़े पैमाने में चल रहा है, उठ खड़े हो जाए और खड़े होकर के एक अलग व्यवस्था का निर्माण कर दे, फिर क्या होगा? मैं इसमें अगर खुद की बात लो, चंद्रशेखर भाई की बात लो, तो हम लोग भी तो वही बेरोजगार लोग ही हैं। जॉब की तैयारियां कर रहे थे, पेपर देने जाते थे, पर 3 दिन बाद पता लगता था पेपर लीक हो गया है। हम भी तो उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। मैं वहीं सीतापुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव यूकेलिप्टस के पेड़ से लटकता हुआ देखा। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के शुक्ल बाजार इलाके में एक होटल के कमरे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार होटल के अंदर प्रेमी और प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमिका की मौत हो गई। घटना के बाद प्रेमी ने कथित रूप से जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। दोनों को तुरंत मेडिकल कॉलेज सदरपुर ले जाया गया, जहाँ प्रेमी का इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मृतका की शादी तय थी और जल्द ही तिलक की रस्म होनी थी, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। आज दिनांक 21/5/2026 को सायं 4 बजे बसखारी थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बसखारी थाना स्थित वरद होटल में एक लड़का और एक लड़की रुकने के लिए आए हुए थे, जिस संबंध में यह बताया गया कि लड़की अचेतावस्था में है और लड़का जिसकी मनोदशा बहुत ठीक नहीं है, दोनों ही होटल के कमरे में मौजूद हैं। इस सूचना पर तत्काल बसखारी पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की और लड़के को इलाज हेतु CSC बसखारी के लिए रवाना किया, जहां से लड़का और लड़की रेफर होकर के सदरपुर अस्पताल के लिए भेजे गए, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया है। लड़के का इलाज जारी है। इस संबंध में जांचोपरांत प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं ललितपुर में यातायात नियमों की अनदेखी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैक्सी चालक की तरफ से ओवरलोड सवारी ढोने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टैक्सी में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे और वाहन तेज रफ्तार में दूसरे जनपद की ओर जा रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई सवारियां टैक्सी के अंदर और बाहर असुरक्षित तरीके से बैठी हुई हैं, जबकि कुछ यात्री नींद की हालत में नजर आ रहे हैं। इस तरह की लापरवाही किसी बड़े सड़क हादसे को दावत दे सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस की सख्ती न होने के कारण चालक बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं ललितपुर जिले के नाराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांडवन में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस की तरफ से रोकने पर बाइक सवार संदिग्धों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी की पहचान अरबाज पुत्र आज़ाद निवासी उत्तम धाना थाना जाखलौन के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आज दिनांक 21/5/2026 को थाना नारायण पर पूर्व से पंजीकृत मुकदमा जिसमें भैंस चोरी पशु तस्करी में वांछित चल रहे अभियुक्त अरबाज को थाना नारायण पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्त अरबाज के साथ साथ अभियुक्त हाशिम को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अरबाज के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु CHC मड़ावरा तथा जिसे मड़ावरा से जिला अस्पताल ललितपुर भेजा गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से एक देसी तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल तथा इनके कब्जे से 9,900 रुपये नगद बरामद। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब रंजिश के चलते एक परिवार को दबंगों की तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा था। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया और जांच का हिस्सा बन गई है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं अंबेडकर नगर में नगर विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए लगभग 89.54 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में नगर क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत शासन की ओर से नामित सदस्य बजरंगी पाठक को शपथ ग्रहण कराने के साथ हुई। इसके बाद अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें वास्तविक आय 60.59 करोड़ रुपए और व्यय 47.75 करोड़ रुपए बताया गया। नए वित्तीय वर्ष के लिए 62.39 करोड़ रुपए की अनुमानित आय के साथ पिछले वर्ष की शेष राशि 27.15 करोड़ रुपए जोड़कर कुल 89.54 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। इसके सापेक्ष 89.45 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें लगभग 9.03 लाख रुपए का संभावित लाभ दर्शाया गया। बैठक में नगर क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए शव वाहन और 5 बॉडी बैग खरीदने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था, जल निकासी, सड़क निर्माण और नगर सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। आप देख रहे हो डेली 24 भारत में हूँ अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर पालिका के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा जी। आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई, क्या निर्णय लिया गया हम जानेंगे। देखिए आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई, क्या निर्णय लिया गया। आज का जो बोर्ड का बैठक था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बजट का बैठक था और हमारे सभी सम्मानित सभासदगण ने इस बजट को बहुत अच्छी तरीके से पास करने का काम किया। मैं सभी सम्मानित सदस्य का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारी नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका बने। इसके लिए हमारे सभी सम्मानित सभासदों ने अच्छे तरीके से बजट को पढ़कर उसमें जो भी त्रुटि था उसको सुधार करते हुए इस बजट को पास किया है। और जो आज का हमारा बजट जो पास हुआ है वो 9,03,269 रुपये 55 पैसे का बजट, आज लाभ का बजट नगर पालिका में पास हुआ है। दिशा गर्मी पड़ रही है, पेयजल व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। आज की बैठक में जो विषय हम लोग के बीच में आया और माननीय सभासद लोगों ने जो उठाया, नगर के समुचित विकास के लिए जो नगर की मूलभूत सुविधा होती है उन सब विषयों पर चर्चा हुआ। उसमें जल निकासी और बरसात के पहले आने वाले जो नालों की सफाई के लिए, पथ प्रकाश की व्यवस्था के लिए और सड़क निर्माण के लिए, चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए, तमाम ऐसी जो सरकार द्वारा योजना चल रही है उस पर विचार विमर्श किया गया और अच्छी तरीके से सब लोगों ने सर्वसम्मत से इस नगर का विकास हो, नगर पालिका का विकास हो, इसके लिए एक स्वर में सभी लोगों ने इस बजट को पास किया है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। वहीं अम्बेडकर नगर में शुक्रवार को साप्ताहिक पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह ने परेड ग्राउंड पर पहुंचकर पुलिस बल की सलामी ली। इस दौरान पूरे पुलिस बल की शारीरिक दक्षता और अनुशासन का निरीक्षण किया गया। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को दौड़ कराकर उनकी फिटनेस की जांच भी की गई। साथ ही टोलीवार परेड ड्रिल का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। वहीं अम्बेडकर नगर में एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या के मामले ने गंभीर राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के पिता नियाज अहमद, जो इस समय सऊदी अरब में है, ने एक वीडियो संदेश जारी कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में शामिल लोगों को कथित रूप से स्थानीय स्तर पर सपा नेता हाजी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जांच एजेंसियों पर
उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए। वहीं लगाए गए आरोपों पर सपा नेता हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। उन्होंने खुद को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वो भी इस जघन्य हत्याकांड की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सख्त सजा मिल सके। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जो दोपहर में एक वीडियो मैंने डाला था तो उसमें गलती से ये निकल गया था कि आमिर को मेरे कहने पे पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ऐसा नहीं था, मेरे कहने पे पुलिस ने गया था आमिर को गिरफ्तार करने और आमिर भाग रहा था उस मुठभेड़ में, यानी वो भी फायरिंग वगैरह किया। उस मुठभेड़ में पुलिस ने गोली चलाई, उस आमिर की हत्या हो गई। लेकिन जो आमिर के साथ जुड़े थे 3-4 लोग, उनको भी प्रशासन को ढूंढना चाहिए और पकड़ना चाहिए। मैं सबसे गुहार लगा रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया प्रशासन ने। एक गया, उसी पे सारे मामले हमारे बंद पड़े हैं। अभी तक कुछ भी नहीं मुझे मालूम पड़ा कि कौन मारा, कैसे मारा, कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि मेरी घर की ज्वेलरी भी गई, हमारे बच्चों को मार दिया गया, और इसमें जुगनू हाजी भी हैं, ताज मोहम्मद भी हैं। ये सारे लोग मिल के, आमिर का एक भाई भी है, ये सारे लोग मिल के ना प्लान करके मेरे बच्चों को मारे। और नहीं, आप ढूंढ रहे हैं, आप सर मुझे बताएं। हम तो आपसे कहा कि आप देखें करना क्या है। आज तकरीबन 18 से 20 दिन हो गया, वही जो पहले सिस्टम था वही अभी तक है, कोई खबर नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं है। जी को तो दूर दूर तक कोई खबरें नहीं है। और रही बात हमारी, हम कुछ जानते ही नहीं है। न नियाज बाबू से मेरा बरसों के बरसे जो है मोबाइल, न फोन, न फाटा, न कभी बात, न कभी चीत। तो कब घर बनवाए, कहाँ बनवाए, उस गली में मेरा आना जाना होता ही नहीं। और जिस परिवार को उन्होंने जो है जो परिवार बंद था, उससे परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस इतना है कि मैं समाज सेवा करता था और राजनीति करता था, और भी राजनीति में छोटा चुनाव लड़ा हूँ और दूसरे नंबर पे था। जनता ने मुझे दूसरे नंबर पे किया। मैं इस सब के बारे में अंदर तक, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं जानता। मैं तो सरकार से और प्रशासन से ही मांग करूंगा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए, इसकी सख्त से सख्त जांच की जाए। वहीं गोंडा में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लखनऊ हाईवे पर स्थित अंबेडकर चौराहे पर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और व्यवस्था पर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गंभीर बिजली संकट बना हुआ है और 24 घंटे में मुश्किल से 14 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिल पा रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। बाद में सीओ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुट गए। लंबी बातचीत और समझाइश के बाद अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और सड़क से जाम हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। वहीं हरदोई शहर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी के पास स्थित एक मिठाई की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की करीब आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के दौरान दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे, जिससे स्थिति और अधिक भयावह हो गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत कार्य के दौरान टीम ने दुकानों के अंदर से करीब 4 गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास की दुकानों पर भी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 1:30 बजे DCR से हमें जानकारी मिली है आग की, कि सब्जी मंडी, फल मंडी पे जो है आग की सूचना है। और आग की है तो अब देखते हुए हमने एक और फायर टैंकर मंगाया। इस प्रकार से हमारे 3 फायर टैंकर लगातार लगे हुए हैं। इसमें 1.25 से 1.5 घंटे का समय लगा हुआ है और आग बुझाते समय 2 सिलेंडर फट गए हैं। 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इसमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा हुआ है। बड़ी सूझबूझ का परिचय हमारी टीम ने दिया, अन्यथा एक भयावह स्थिति हो सकती थी अगर ये सिलेंडर सब फट जाते तो। कितनी गाड़ियों ने आग तक? 3 गाड़ियों ने। नुकसान का क्या? कितनी दुकानों में आग लगी थी और क्या नुकसान वगैरह हुआ? दुकानें तो लगभग 7-8 दुकानें हैं, आधा दर्जन के आसपास हैं दुकानें। 1:30 बजे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।